नमस्कार साथियों, एम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स के पेपर के सॉल्यूशन के क्रम में आज पार्ट 3 प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हम आगामी 20 क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपने यदि अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस का अध्ययन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस का जो एनालिसिस और सॉल्यूशन देने का जो हमने प्रयास किया है उसको आप देख सकते हैं। तो आइए देरी नहीं करते हुए हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2004 में यूपीए सरकार द्वारा गठित कृषकों पर राष्ट्रीय कमीशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन है अभिजीत सेन, जगदीश भगवती, अशोक माथुर, एम.एस. स्वामीनाथन। तो यहाँ पर दोस्तों नवंबर 2004 में जब यूपी की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय राष्ट्रीय स्तर पर एक किसानों से संबंधित कमीशन बिठाया गया जिसके अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों, ये जो एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो किसानों पर एक राष्ट्रीय कमीशन को स्थापित किया गया, उसमें प्रमुख मुद्दा जो था भूमि बंटवारा, भूमि से संबंधित सुधार, सिंचाई से संबंधित सुधार, खाद्य सुरक्षा, ऋण व बीमा के ऊपर तथा किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या को रोकने के लिए इस आयोग को गठित किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर किसानों से संबंधित विभिन्न जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात की गई थी नवंबर 2004 में, और कमेटी की स्थापना 18 नवंबर को की गई थी। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करें मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की, तो जो मुद्रास्फीति है यदि वो मांग के कारण या डिमांड के कारण होती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है वो उत्पन्न होती है, तो कौन सा जो रीजन है वो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का है? तो पहला ऑप्शन है जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने से, एक अर्थव्यवस्था में काला धन होने से, या घाटे की वित्त व्यवस्था होने से। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है कि यदि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो जाएगी तो दोस्तों जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेगी। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का जो प्रमुख कारण है यह जनसंख्या में अधिक वृद्धि होना है। तो ये ऑप्शन आएगा, ये तो ऑप्शन आएगा ही आएगा। इसके साथ ही यदि अर्थव्यवस्था में यदि काला धन बढ़ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर काला धन बढ़ जाने के कारण भी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाती है। दोस्तों, यदि हम घाटे की वित्त व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो घाटे की वित्त व्यवस्था है उसके कारण भी क्या होता है, यहाँ पर जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति वो उत्पन्न होती है। अब दोस्तों पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती क्या है। तो दोस्तों, मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति उसे हम कहते हैं जब वस्तु और सेवा की समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग अधिक हो जाती है। इस कारण जो कीमतों में वृद्धि होती है उसे हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो दोस्तों, यदि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के रीजन की बात करें तो यह सरकार की विस्तारवादी नीतियों के कारण भी हो सकता है, राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण भी हो सकता है। अब राजकीय जो प्रोत्साहन है वो किस प्रकार से होता है कि या तो गवर्नमेंट टैक्स में कटौती कर दें या अपने ऋण में वृद्धि कर दें, जिससे कि जो बाजार में है वो मुद्रा का आगमन हो जाए। तो इस प्रकार से जब बाजार में मुद्रा का आगमन हो जाएगा तो लोगों के पास में पैसे अधिक जाएंगे, और पैसे अधिक जाने से लोग अपनी मांग वो उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो मार्केट में कीमतों में जो उछाल आएगी वह मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो जाएगी तो भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। अर्थव्यवस्था में काला धन यदि ज़्यादा होगा तो भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति ज़्यादा उत्पन्न होगी। और घाटी की जो वित्त व्यवस्था है उसके कारण भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ए, बी, सी सभी सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम नोटबंदी की बात करें, यहाँ पर मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा कि नोटबंदी की जो की गई मोदी सरकार में वह क्यों की गई? वह इसीलिए की गई दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में काला धन अधिक होने का जो अनुमान लगाया गया
और उसे रोकने के लिए कि जिससे अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, जो गवर्नमेंट है इन्फ्लेशन को 3 से 4% के नीचे लाने का प्रयास रहता है। तो यहाँ पर जब 3 से 4% से ज़्यादा यदि मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो उस सिचुएशन में वह अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि बात करें तो जो गवर्नमेंट के का जो नोटबंदी का जो डिसीजन लिया गया वो सबसे बड़ा प्रमुख रूप से एक मुद्दा यह था कि अर्थव्यवस्था में काला धन अधिक है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में काला धन अधिक होने से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, केवल गवर्नमेंट उसी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन नहीं लेती है। दोस्तों, बहुत सारे रीजन होते हैं जो गवर्नमेंट वो पब्लिक के सामने डिस्प्ले नहीं करती है। दोस्तों, काला धन यदि मार्केट में अधिक होता है तो उससे जो बदमाशियाँ ज़्यादा होती है उसे भी रोकने का काम है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो नोटबंदी का जो उद्देश्य है वो बहुत ही गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार को राजकोषीय संगठन में सहायता नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर राजकोषीय संगठन को इंग्लिश में फिजिकल कंसोलिडेशन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल जो कंसोलिडेशन है वह गवर्नमेंट भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन है सहायकी में कमी और अधिक ऋण लेना, कर में वृद्धि करना या व्यय में कुशलता लाना। तो दोस्तों, आप बात करोगे तो यहाँ जो सहायकी यानी सब्सिडी में कमी करना, तो जब सब्सिडी में कमी करते हैं तो उससे जो फिजिकल कंसोलिडेशन है वो होता है। यदि हम बात करें और अधिक ऋण लेना, तो यहाँ पर दोस्तों जब अधिक मात्रा में ऋण लिया जाता है तो उस सिचुएशन में जो फिजिकल कंसोलिडेशन है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। यदि आप कर में वृद्धि करने की बात करोगे तो उससे गवर्नमेंट को आय प्राप्त होती है जिससे फिजिकल जो कंसोलिडेशन है वो होता है। दोस्तों, व्यय में कुशलता लाना, तो गवर्नमेंट जो अपने व्यय में जो कुशलता लाती है इसका मतलब कि जब गवर्नमेंट विभिन्न जो गुड्स एंड सर्विस पर एक्सपेंडिचर करती है तो उससे जो पहले जो व्यय हो रहा था उसमें जो अपव्यय है उसको रोका जाता है। तो उसमें अपव्यय को जब रोका जाता है तो यह व्यय में कुशलता कहलाती है। तो दोस्तों, व्यय में जब कुशलता लाई जाती है तो गवर्नमेंट कम मात्रा में व्यय करती है और अधिक मात्रा में सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा, राजकोषीय जो संगठन है या फिजिकल जो कंसोलिडेशन है वह होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्फीति का कारण नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया, पहला जो ऑप्शन है मुद्रा पूर्ति में कमी, निवेश व्यय में कमी, साख की उपलब्धता में कमी और आरबीआई द्वारा नीति दरों में कमी। तो दोस्तों, यदि हम बात करें अवस्फीति का कारण, तो दोस्तों अवस्फीति का जो मतलब होता है कि जो मुद्रास्फीति को रोकने का जो काम किया जाता है। तो यहाँ पर जो अवस्फीति है यानी जब मुद्रा पूर्ति में जब कमी की जाती है, यहाँ पर जब मुद्रा पूर्ति में जब कमी होगी तो उससे जो मार्केट में जो पैसा है वो कम आएगा। जब मार्केट में पैसा कम आएगा तो डिमांड कम होगी और डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन है वो उसको रोका जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ जब इन्फ्लेशन को रोका जाएगा तो वह अवस्फीति की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ कारण नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कारण है तो ये आंसर नहीं रहेगा। यदि हम नेक्स्ट की बात करें, निवेश व्यय में कमी, तो दोस्तों जब इन्वेस्टमेंट में कमी की जाती है तो उससे जो इनकम है उसमें भी कमी हो जाती है। तो जब इनकम में कमी होती है दोस्तों तो लोगों के पास से पैसा कम जाता है जिससे डिमांड कम होती है। और जब डिमांड कम हो जाती है तो उससे जो इन्फ्लेशन है या जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो अवस्फीति को जो कारण है वह निवेश व्यय में कमी है। तो यहाँ पर इसका जो कारण नहीं है पूछा गया है तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। तो दोस्तों, यदि थर्ड ऑप्शन की बात करें, साख की उपलब्धता में कमी, तो यहाँ पर भी दोस्तों साख की जब उपलब्धता में कमी आती है तो अवस्फीति उत्पन्न होती है या इन्फ्लेशन को रोका जाता है। तो यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन बचा है फोर्थ जो ऑप्शन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर, आरबीआई द्वारा नीति दरों में कमी। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आरबीआई अपनी नीतिगत दरों में जब कमी लाती है तो यहाँ पर जब नीतिगत जो दर है जैसे कि रेपो रेट है, तो दोस्तों जब रेपो रेट में यदि गवर्नमेंट कमी करती है तो उससे जो व्यापारिक बैंक है अपने ब्याज दर में कटौती करता है।
तो दोस्तों यहाँ जब ब्याज दर में जब कमी हो जाती है तो उससे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो उससे इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ जाएगी तो लोगों के पास में पैसा ज़्यादा पहुंचेगा, और लोगों के पास में पैसा जब ज़्यादा पहुंचेगा तो वह डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो कीमतें लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आरबीआई नीति दरों में यदि कमी करें तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यदि यहाँ कमी के बजाय वृद्धि होता तब यह अपस्फीति का कारण हो सकता था। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अपस्फीति का कारण नहीं है। तो आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों में यदि कमी की जाती है तो यहाँ पर अपस्फीति है वो नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि अभी वर्तमान में अभी रेपो रेट को लगातार बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों ये रेपो रेट में वृद्धि करने से जो होम लोन है या जो ऋण जो लोन ले रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो या किसी भी अन्य पर्पज से ले रहे हो, तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रही है। तो दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। तो इन्वेस्टमेंट में जब कमी आती है तो उससे जो इनकम है उसमें भी कमी आएगी। इनकम में कमी आएगी तो लोगों के पास में पैसा कम पहुंचेगा, और लोगों के पास में पैसा जब कम पहुंचेगा तो कीमतों में कमी आएगी। तो दोस्तों यहाँ जो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो अपना रही है कि रेपो रेट को वह लगातार बढ़ाती जा रही है, उसका जो प्रमुख मुद्दा है वह इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने का है। दोस्तों यदि आप विश्व लेवल पे यदि बात करते हो, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका या अदर कंट्री की आप बात करोगे, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन है बहुत बड़ी मात्रा में है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत में इन्फ्लेशन है पर अभी उतनी बड़ी तादाद में नहीं है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बात की, तो जो गवर्नमेंट का जो प्रमुख मुद्दा होता है वह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई वो लगातार अपनी रेपो रेट में वृद्धि करती जा रही है, और आगामी जो मौद्रिक नीति है उसमें भी जो रेपो रेट है उसमें वृद्धि होने के प्रयास हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है फिलिप्स वर्कर संबंध दर्शाता है। दोस्तों ये आप सब जानते हो कि जो फिलिप्स वर्कर है वो बेरोजगारी की दर व मुद्रास्फीति की दर के बीच में रिलेशन को बताता है। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, बैंकिंग लोकपाल योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग लोकपाल योजना से संबंधित पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो बैंकिंग जो लोकपाल योजना से संबंधित है सही नहीं पूछा गया। यहाँ यह योजना आरबीआई द्वारा अनुच्छेद 35A के तहत वर्ष 1995 में लागू की गई। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है कि यह योजना आरबीआई के द्वारा अनुच्छेद 35A के तहत 1995 में लागू की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ में पूछा गया कौन सा सही नहीं है। यदि दूसरा ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन की, तो ये योजना बैंकों के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए है। तो दोस्तों यह भी सही है, क्योंकि जो बैंकिंग लोकपाल है, जैसे कि आप राजनीति में देखते हो कि लोकपाल नियुक्त किया जाता है, वैसे ही बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति होती है जिसमें जो उपभोक्ता है बैंकों के द्वारा किए जाने वाले जो फ्रॉड है उससे बचने के लिए शिकायत कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ए बी सही है। और सी ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जब ए सही है और बी सही है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें कोई ना कोई ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब दोनों सही है तो लास्ट में जो बच गया वो सी, तो यहाँ पर आप थर्ड ऑप्शन को सही कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन केवल सी। तो यदि इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार, यहाँ पे लिखा गया कि इस योजना के अंतर्गत बैंकों के पास अपीलिएट अथॉरिटी के समक्ष अपील करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। यानी यदि आपने बैंक के खिलाफ यदि शिकायत उपभोक्ता कर देता है तो क्या उसको भी बैंक को अपील करने का अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अधिकार है, तो पर यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है उपलब्ध नहीं होता है, तो इसलिए यह गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो दोस्तों यदि हम कॉरपोरेशन बैंक की यदि बात करते हैं तो कॉरपोरेशन बैंक का जो मुख्यालय है
वो मैंगलोर में है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। यदि आप बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय की यदि बात करते हो तो इसका ऑप्शन भी सही है, मुंबई में। दोस्तों जब पंजाब नेशनल बैंक की आप बात करते हो तो यहाँ पर जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका जो मुख्यालय है वह है यह नई दिल्ली में है दोस्तों। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया मिलान सही नहीं है। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पटियाला दिया हुआ है जबकि कहाँ पर है, दिल्ली में। दोस्तों यदि हम पीएनबी की बात करें तो पीएनबी की जो स्थापना है वो 19 मई 1894 को पंजाब नेशनल बैंक की भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत किया गया था। और स्वतंत्रता पूर्व यदि बात करें तो इस बैंक का जो मुख्यालय है वो अनारकली बाजार में हुआ करता था जो लाहौर में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। और इलाहाबाद बैंक है उसका जो मुख्यालय वो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं दोस्तों तो एमएस वर्मा समिति किससे संबंधित थी। तो दोस्तों ऑप्शन है ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन की बात, मुद्रास्फीति लक्ष्य या मौद्रिक नीति समिति। तो दोस्तों एमएस वर्मा समिति का जो संबंध है वह ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित है। दोस्तों एमएस वर्मा जो समिति है उसका जो गठन है वह पब्लिक और प्राइवेट जो बैंक है, जब 1990 की बात हम करते हैं तो बैंकों का जो पुनर्गठन है या बैंकों को जो डेवलप करने का कार्य है उसके बाद से किया गया। तो यहाँ पर जो ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन को लेकर एक कमेटी बनाई गई एमएस वर्मा समिति, जिसकी जो स्थापना है वो फरवरी 1999 में इसको स्थापित किया गया। दोस्तों इन्होंने ये जो एमएस वर्मा थे वह एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन थे। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन की यदि बात करें तो एमएस वर्मा समिति की अध्यक्षता में इसको है वो स्थापित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर यदि एक वर्मा कमेटी और है जेएस वर्मा कमेटी। तो दोस्तों जो जेएस वर्मा कमेटी है वो महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित जो कमेटी स्थापित की गई थी वह जेएस वर्मा संबंधित है। तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित यदि कमेटी आती है तो वहाँ जेएस वर्मा है। और ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन की यदि बात आती है तो वहाँ एमएस वर्मा कमेटी है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब सुरक्षा की बात आती है तो वहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बिठाई जाती है वह सामाजिक रूप से जो सुरक्षा है उसके ऊपर कमेटी स्थापित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एमएस जो वर्मा कमेटी है वह ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें निम्नलिखित में से कौन से जोड़ का मिलान सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि पहले ऑप्शन की बात करें आरबीआई की तो अंतिम ऋणदाता के रूप में इसको पहचाना जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। एचएम बैंक की बात करें तो जो ईएक्स वर्ड है वो एक्सपोर्ट को डिनोट करता है और आईएम है वो इंपोर्ट को डिनोट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आयात और निर्यात का वित्त यदि हम फाइनेंस की बात करें तो वहाँ एचएम बैंक है वो सही है। दोस्तों थर्ड ऑप्शन की यदि बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई है वो प्राइवेट क्षेत्र का बैंक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, अपना आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो मिलान सही नहीं है उसको हमें बताना है। नाबार्ड की यदि आप बात करते हो तो ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में सुधार की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर नाबार्ड है वो सर्वोच्च संस्था के रूप में आती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा थर्ड आईसीआईसीआई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिमाह रेपो दर में बदलाव करती है। यहाँ पर सही है पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के लिए भारतीय जो रिजर्व बैंक है प्रति माह जो रेपो रेट है उस दर में बदलाव करती है। तो आपको पता है कि प्रति 2 माह पर जो आरबीआई है वो कमेटी है वो बैठती है जो मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में या रेपो रेट को है वो डिसाइड करती है। तो दोस्तों यह ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर यदि बी ऑप्शन की बात करते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में बदलाव बैंकों के लिए जमा ऋण पर ब्याज दर के निर्धारण हेतु एक इशारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है कि रेपो रेट में जैसे ही चेंज आता है तो वैसे ही जो जमा और ऋण पर जो ब्याज दर है जो व्यापारी बैंक करते हैं तो उनके निर्धारण में भी परिवर्तन आता है, या जैसे ही रेपो रेट बढ़ जाती है वैसे ही जो व्यापारिक बैंक है वो भी अपनी जो ब्याज दर उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है केवल बी सही है, वह आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रभाव होगा। तो दोस्तों जब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति को यदि अपनाया जाता है तो उसमें वह अपनी मनी को या मनी सप्लाई को वह बढ़ाती है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर मुद्रा पूर्ति में जो वृद्धि है वह जो हमारा ऑप्शन है कि मुद्रा पूर्ति में जो वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन वह सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रभाव क्या होता है। तो यह प्रभाव तो होता ही होता है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। अब और ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर उधार लेने की लागत में वृद्धि। तो दोस्तों जब मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, जब आरबीआई को विस्तारवादी नीति अपनानी होती है तो वह नए नए नोट है वो प्रिंट करती है और उसको बाजार में लाती है। तो बाजार में लाने का मतलब ये नहीं है कि उसने प्रिंट लिया और लोगों को बांट दिया। दोस्तों यहाँ पर जो विस्तारवादी मुद्रा नीति है उसमें क्या करती है, आरबीआई नए नोट है उसका प्रिंट करती है और सरकार है जो एसेट्स गिरवी रख के उसको वह गवर्नमेंट को देती है। तो गवर्नमेंट जो नोट है जो बाजार में मार्केट में जो आता है उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ एसेट तो वो रखनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो यहाँ पर जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, ब्याज दर में क्या होगी, कमी आएगी। दोस्तों ब्याज दर में जब कमी आती है तो उससे जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उससे इनकम बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मनी सप्लाई में वृद्धि है उसका जो प्रभाव है वो इंटरेस्ट रेट के द्वारा इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है और इन्वेस्टमेंट के थ्रू है वो इनकम पे पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह जो केन्स के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है, तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रभाव, तो यहाँ उधार लेने की जो लागत में वृद्धि होती है वो नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्याज दर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब निवेशक यदि उधार लेता है तो उसकी लागत में कमी हो रही है, न कि वृद्धि हो रही है। मुद्रा पूर्ति में कमी, तो दोस्तों यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, या तो यह ऑप्शन होगा या यह ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जब मुद्रा पूर्ति में जब कमी की जाती है तो उससे जो ब्याज दर है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर यह ऑप्शन नहीं होगा, और जब ब्याज दर बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट वो रिड्यूस हो जाता है। तो इससे जो बैंकों की जो विस्तारवादी जो नीति है उसमें यह ऑप्शन नहीं आएगा। यदि थर्ड ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों व्यापारिक बैंकों द्वारा लेने वाली ब्याज दर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है और फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, भारत में 1969 व 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सेकंड ऑप्शन दिया गया कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण से वित्तीय समग्रता को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर दोस्तों यदि बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि आपको भी ध्यान में है कि भारत में 1961 में भी जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और फिर 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब पीएम है वो इंदिरा गांधी थी। दोस्तों जब 19 जुलाई 1969 को जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब उस समय जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की जो संख्या थी वो 14 थी। और दोस्तों उसके बाद में जब राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में तो उस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 1969 व 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये बिल्कुल बात सही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से वित्तीय समग्रता को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उस समय जो उनका जो वित्तीय समग्रता है उसमें बढ़ावा मिलता है। तो दोनों ही बात सही है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आंसर है। यहाँ पर यदि दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो उर्जित पटेल समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर रघुराम जो राजन है उन्होंने 2013 में एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसको रिव्यू करने का काम किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाता है। तो यहाँ पर 2014 में जो उर्जित पटेल है उनकी जो अध्यक्षता में जब आरबीआई गवर्नर थे उस समय, तो उस समय उर्जित पटेल समिति है वो उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन है, इस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति ढांचा के परीक्षण करने के लिए किया गया था। तो बिल्कुल यह सही है कि मौद्रिक नीति के ढांचे में परीक्षण करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इस समिति ने नए उपभोक्ता कीमत सूचकांक को नीति सिफारिशों हेतु नए नामित मान का अपनाने का सुझाव दिया। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जब उर्जित पटेल कमेटी को स्थापित किया गया था तो उस समय इस समिति ने नए जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है उसकी नीति सिफारिशों हेतु नामित करने का या अपनाने का सुझाव इन्होंने दिया था। तो ये ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यदि सी ऑप्शन की बात करें तो इस समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानती हो कि आरबीआई का जो गवर्नर है यदि वह मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष ही नहीं होगा तो उसका गवर्नर पद का महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वह खुद इस बात को थोड़ी कहेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात गलत है, तो इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा 8 नंबर ए बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ सही नहीं है पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर बैंक, पहला ऑप्शन है, बैंक अपने आरबीआई के पास सीआरआर जमा से कोई भी ब्याज नहीं कमाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सही है कि आरबीआई के पास भी जो सीआरआर के रूप में यदि बैंक अपनी जमा करवाता है तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलता है। आरबीआई की खुले बाजार की प्रक्रियाएं और कुछ नहीं बल्कि खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना होता है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि जब आरबीआई की खुले बाजार की प्रक्रियाओं की बात चर्चा होती है तो उस समय खुले बाजार में जो सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उसको बाई और सेल किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी सही है दोस्तों। यहाँ पर यदि थर्ड ऑप्शन की हम बात करते हैं तो व्यावसायिक बैंकों को आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों व्यावसायिक बैंक हैं उनको बिल्कुल आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आरबीआई जब अपनी नीतिगत दरें जब जारी करती है तो उसके द्वारा जो व्यावसायिक बैंक है या व्यापारिक बैंक है उनको कंट्रोल करती है। दोस्तों यदि फोर्थ ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार से आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ सही नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर देश की विदेशी जो मुद्रा भंडार है दोस्तों, यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार से आरबीआई को बिल्कुल लेना देना होता है। दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार है उसको कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि भाई ये गलत है। यहाँ पर तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो पूछा गया है यहाँ पर कि जीडीपी अवस्फीति के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है यह मुद्रास्फीति का ये समग्र मापक है। दूसरा ऑप्शन है इसे चालू कीमतों में जीडीपी तथा स्थिर कीमतों में जीडीपी के अनुपात के रूप में निकाला जाता है। तो दोस्तों यदि हम इसकी बात करें जीडीपी अवस्फीति की तो यह मुद्रास्फीति को मापने का यह समग्र मापक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप नेशनल इनकम का जब चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर जीडीपी अवस्फीति निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ होता है। तो दोस्तों यदि यहाँ पर जीडीपी अवस्फीति निकालने का जो फॉर्मूला है वह चालू कीमतों या जो करंट जो प्राइस है उस पर जो जीडीपी मेजर किया जाता है उसमें जो बेस ईयर की जीडीपी है उसका यदि भाग दे दिया जाता है तो जीडीपी अवस्फीति निकल के आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बातें सही लिखी गई है कि यह मुद्रास्फीति का यह समग्र मापक है
और इसे चालू कीमतों में जीडीपी और स्थिर कीमतों में जीडीपी के अनुपात में निकाला जाता है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर पूछा गया में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सही है पूछा गया है। दोस्तों NRLM जो योजना है यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, तो दोस्तों इस मिशन के द्वारा जो ग्रामीण विकास है उसको बढ़ावा दिया जाता है और यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरुआत की गई थी, उसके स्थान पर 1 अप्रैल 2013 को इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरुआत किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप बात करोगे तो 1 जो अप्रैल है दोस्तों, 1 अप्रैल 2013 को ये योजना शुरुआत की गई और यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप गांव में देखते हो कि कुछ जो औरतें हैं या जो महिलाएं हैं वह 10 से 20 का ग्रुप बनाकर काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में बहुत सी जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या बहुत सारे ऐसे जो उद्योग हैं जिनमें वह काम करती है और अपनी आजीविका चलाती है। तो दोस्तों ऐसे ग्रुप को हम SHG ग्रुप कहते हैं, यानी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो दोस्तों यहाँ पर जब सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आती है तो यह भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक महत्वपूर्ण योजना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। तो दोस्तों बिल्कुल एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है दोस्तों। और गरीबी उन्मूलन कब होगा? जब लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यह रोजगार बढ़ाने व गरीबी उन्मूलन को रोकने के लिए गरीबी उन्मूलन करने के लिए है ये योजना चलाई गई है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की यदि बात करें तो यह रोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह SHG के रूप में संगठित करती है एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों बिल्कुल SHG के माध्यम से यह लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र दोनों में ही क्या हो, रोजगार को बढ़ावा मिले और इसके द्वारा गरीबी को है वो दूर किया जा सके। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यह राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पूछा गया कथन सही है। दोस्तों पहली बार जो KVS का जो ये पेपर हुआ है यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन सही है के रूप में दिया गया है। यदि आप प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यदि आप देखोगे तो वहाँ पर सही नहीं है पूछा जाता था दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको बहुत ही बड़े ध्यान से पढ़ना होता है दोस्तों। जब आंसर देते हैं तो ज़्यादातर टाइम क्वेश्चंस को समझने में लगाना चाहिए और फिर आंसर आपका अपने आप ही ऑटोमेटिक जल्दी से जल्दी आप दे पाते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सन 1973 के फेरा कानून को जून 2000 में फेमा कानून में बदल दिया गया है। बी ऑप्शन है ये नया कानून विदेशी विनिमय सिविल जुर्म से संबंधित है। तो दोस्तों यदि हम फेरा की बात करें तो फेरा जो कानून है वो 1973 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा लाया गया था। यह फेरा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। तो दोस्तों यहाँ जो 1973 में इसे पेश किया गया था, तब इसका उद्देश्य भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए और जो भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको एकदम हम ये कह सकते हैं कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि करने के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए कानून लाया गया था और इसे बदलकर 2000 में इसे फेमा कानून में चेंज कर दिया गया। और दोस्तों ये जो नया कानून फेमा है
वह विदेशी विनिमय सिविल जुर्म से संबंधित है। यानी आप यदि फॉरेन से यदि ट्रेड करते हैं और उसमें यदि आपने कोई बड़ा घपला कर दिया या आपने जो डेटा है वो सही ढंग से आपने अपने डेटा को है वो प्रदर्शित नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में आपको है वो सजा हो सकती है, जुर्म आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बात दोनों ही सही है यहाँ पर कि जो फेरा कानून है जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1973 में लागू हुआ और 2000 में से फेमा में चेंज कर दिया गया और यह नया कानून विदेशी विनिमय सिविल जुर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ए बी दोनों सही है, हो जाएगा। दोस्तों यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सार्क आधारित पूंजी सहायकी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि जो सार्क आधारित जो पूंजी सहायकी योजना है यह MSME से संबंधित है। दोस्तों MSME जो उद्योग है उसमें लोगों को सार्क प्रोवाइड करवाया जाता है, पूंजी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके द्वारा जो छोटे जो लघु उद्योग हैं वह अपना डेवलपमेंट कर पाए और लोगों को आजीविका उपलब्ध हो पाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो बाहरी उद्योग है इससे संबंधित नहीं होगी, हवाई अड्डे से संबंधित नहीं है, कृषि से संबंधित नहीं है। तो यह दोस्तों राइट आंसर पहला ऑप्शन MSME हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। दोस्तों मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट सेशन में जाके बताना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। यह बहुत ही आसान है। तो दोस्तों यहाँ पर समायोजित विकास, तीव्र व विश्वसनीय विकास, विश्वसनीय व सतत विकास, तीव्र व सतत अधिक समायोजित विकास। तो दोस्तों इसका कमेंट सेशन में जाके आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यदि आपको यह क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, गूगल पे सर्च नहीं करना दोस्तों, बिना गूगल पे सर्च किए फटाफट से जैसे ही आप वीडियो इस क्वेश्चन पे आ रहे हो तो आपको फटाफट इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय आय का उचित प्रदर्शन है। तो दोस्तों जो नेशनल जो इनकम है उसको NNP-FC से डिनोट किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय पर कम से कम 3-4 वीडियो में अलग से लेकर आऊँगा, जिसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैं इस टॉपिक को समझा दूंगा, जिसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपकी आधी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपकी नेशनल इनकम पर ही आधारित है दोस्तों। साथ ही साथ जो आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है और इंटरनेशनल जो ट्रेड इकोनॉमिक्स है वह भी आपकी नेशनल इनकम पे ही शामिल है। तो दोस्तों जब नेशनल इनकम आप ढंग से समझ लोगे तो आपके 3 किताबें बहुत ही आसान सब तरीकों से आप उसको अध्ययन कर पाओगे। तो यहाँ पर हम अलग है वो वीडियो लेकर आएंगे। यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रीय आय का उचित प्रदर्शन है, तो NNP बाजार मूल्य में जब अवमूल्यन जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा NNP है वो FC निकलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि NNP जो FC है वो नेशनल इनकम होती है। यहाँ NNP जो MP बाजार मूल्य है उसमें यदि अवमूल्यन जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यह राइट आंसर नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जो NNP FC जब हम फाइंड आउट करते हैं NNP MP से, क्योंकि देखो NNP और NNP दोनों सेम है, यहाँ पर डिफरेंस केवल फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का है दोस्तों। तो यहाँ पर जब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस जो होता है दोस्तों, जब मार्केट प्राइस के बेसिस पे जब फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट किया जाता है तो मार्केट प्राइस में से हम निकाल देते हैं दोस्तों NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब घटा देते हैं मार्केट प्राइस में से तो फैक्टर कॉस्ट आता है। तो दोस्तों यहाँ NNP बाजार मूल्य दिया हुआ है, इसमें NNP-FC निकालना है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय आय पूछी गई है और राष्ट्रीय आय क्या होती है दोस्तों, NNP-FC होती है। बार बार बोलने का इसीलिए मतलब है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले जब RS के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता था कि राष्ट्रीय आय है वो निम्नलिखित में से है, बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। SSC की जो एग्जाम है उसमें भी आपसे ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। RAS है, IAS है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और जो भी इकोनॉमिक्स की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट निकाला जाता है
तो माइनस NIT हमें करना पड़ता है। पर दोस्तों यहाँ पर NNP बाजार मूल्य में से अवमूल्यन जुड़ रहा है, तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन की यदि बात करें, NNP साधन लागत दिया हुआ है, इसमें यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यदि जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर है वो NNP। यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रीय आय का उचित प्रदर्शन, तो दोस्तों क्योंकि NNP साधन लागत है, जो हम NNP फैक्टर कॉस्ट बोल रहे हैं दोस्तों, यह फैक्टर कॉस्ट ही साधन लागत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको जब नेशनल इनकम कह रहे हैं तो यह नेशनल इनकम तो खुद यही हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जब प्लस में शुद्ध अप्रत्यक्ष यदि ऐड कर रहे हैं तो नेशनल इनकम से बढ़कर इनकम प्राप्त होती है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है, राष्ट्रीय आय है, और हमें पूछा ही राष्ट्रीय आय है, तो यहाँ प्लस तो होगा ही नहीं ना, प्लस तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, पर शुद्ध अप्रत्यक्ष जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, हो जाएगा। दोस्तों यदि नेक्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ NNP बाजार मूल्य में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाई गया है। तो दोस्तों NNP MP में से हम बात कर रहे हैं माइनस NIT जब घटाते हैं तो NNP ऐप से निकल के आता है, यानी राष्ट्रीय आय निकल के आता है। तो दोस्तों यह थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर NNP जो मार्केट प्राइस है उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ही हम NIT लिख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, और यहाँ हमें पूछा गया कि उचित प्रदर्शन है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों इसको भी देखो आप, यहाँ NNP साधन लागत दिया गया है, तो NNP जो साधन लागत है यही क्या है, राष्ट्रीय आय है। और यहाँ पर ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं ये बिल्कुल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आय का उचित प्रदर्शन क्या है, NNP फैक्टर कॉस्ट है। तो देखो यहाँ दो ऑप्शन तो आप देते ही गलत कर सकते हो, पहला ऑप्शन ये गलत हो गया, दूसरा ये गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ जो ऐड कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ आप दूसरा और चौथा ऑप्शन तो आप यहाँ हटा ही सकते हो। अब आप पहले और तीसरे ऑप्शन की बात करोगे तो यहाँ जब NNP बाजार मूल्य और NNP जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें यदि डिफरेंस की आप बात करोगे तो वहाँ NIT वर्ड आता है दोस्तों, तो यहाँ अवमूल्य नहीं आएगा। तो आप इसके आधार पर थर्ड ऑप्शन भी करके आ सकते हो, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अब देखो यहाँ तो पूछा गया निम्नलिखित में से उचित प्रदर्शन है, यानी सही बताना है, और यहाँ जो पूछा गया है वह पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ सही नहीं है पूछा गया दोस्तों। यहाँ ऑप्शन दिया गया GDP इक्वल है GNP माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय से। तो दोस्तों यदि हम GDP और GNP में यदि हम डिफरेंस की बात करें तो जो GDP जो होती है, जो GDP जो निकलती है वो GNP में से यदि हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होती है GDP। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, पर यहाँ देखो क्वेश्चन में पूछा गया सही नहीं है, तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा है GNP, ठीक है, और यहाँ दिया गया NNP। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को निकालने का तरीका होता है, हमें पूछा गया है GNP और दिया क्या गया है NNP। अब जब यहाँ देखिए दोस्तों NP दोनों सेम है, यहाँ डिफरेंस है G और N का। तो दोस्तों यहाँ G का मतलब होता है ग्रॉस यानी टोटल सकल, और N का मतलब होता है शुद्ध नेट। हमें शुद्ध दिया गया है और ग्रॉस निकालना है। तो दोस्तों जब नेट हमें निकालना होता है ग्रॉस में से तो हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, यानी मूल्यह्रास घटाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें निकालना है, अब ग्रॉस निकालना है, तो हम इस D को इधर ले आएंगे तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब G निकालना है और N दिया हुआ है तो उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं दोस्तों। तो यहाँ ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि GNP जो फाइंड आउट करते हैं उसको NNP प्लस अवमूल्यन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। थर्ड ऑप्शन की यदि बात करें NDP इक्वल GNP माइनस अवमूल्यन माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो दोस्तों यहाँ पर हमें NDP पूछा गया है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP। हमें दिया गया है GNP यानी ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट। तो दोस्तों यहाँ देखो, इसको जो निकालने का जो फॉर्मूला है, देखो पहला जो लेटर यहाँ नेट दिया गया है, यहाँ ग्रॉस है, हमें नेट निकालना है ग्रॉस में से, तो हमें ग्रॉस में से घटाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पर ये पहला जो लेटर है वो क्लियर हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब है बीच में यहाँ डोमेस्टिक दिया गया है, पूछा गया है, और नेशनल दिया गया है। तो दोस्तों जब डोमेस्टिक दिया गया है और डोमेस्टिक पूछा गया और नेशनल दिया गया है, तो नेशनल में से हम माइनस करते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की। तो यहाँ पर इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो दोस्तों यहाँ जब NFIA घटाएंगे नेशनल में से, यानी यहाँ माइनस NFIA करना पड़ेगा, जिससे ये हमारा D और N वो इक्वल हो जाए, और PP इक्वल है ही दोस्तों। तो NDP जो बराबर हो जाएगा वो GNP में से जब डेप्रिसिएशन घटाते हैं और NFIA घटाते हैं तो फॉर्मूला हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों थर्ड जो फॉर्मूला दिया गया है वो NDP में GNP में से अवमूल्यन यानी डेप्रिसिएशन घटा रहे हैं, माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी NFIA घटा रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो राइट है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो पूछा गया सही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको अध्ययन करते हैं दोस्तों कि GDP हमें पूछा गया है, हमें दिया गया है NNP, ठीक है। जब अब यहाँ पर देखिए आगे की बातें तो ये हम अपने आप बनाएंगे दोस्तों। देखो यहाँ ग्रॉस पूछा गया है, नेट दिया गया है, तो जो ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है दोस्तों, जब ग्रॉस पूछा जाता है और नेट दिया गया होता है तो इसमें प्लस हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि प्लस अवमूल्यन करते हैं। यहाँ डोमेस्टिक दिया गया है दोस्तों, या डोमेस्टिक पूछा गया है और नेशनल दिया गया है दोस्तों। तो जब डोमेस्टिक से हम डोमेस्टिक निकालते हैं और नेशनल दिया हुआ होता है, तो यहाँ पर नेशनल में से जब हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA घटाते हैं तो डोमेस्टिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ माइनस NFIA होगा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करते हैं तो यहाँ प्लस किया गया है दोस्तों, ये NFIA है जो यहाँ प्लस दिया गया, जबकि होना क्या चाहिए माइनस। तो दोस्तों यही गलती है इस ऑप्शन में कि यहाँ यदि ये माइनस होता NFIA तब तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, पर यहाँ प्लस दिया गया दोस्तों, तो इसलिए ये गलत जो फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फोर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस 20 क्वेश्चंस में आज हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न कमेटियों के ऊपर आधारित हैं। RBI से संबंधित क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन है। तो मुझे आशा है कि आपको जो सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है आप उससे संतुष्ट हो रहे हो।